नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। पर्यावरण के ईवीएस के चैप्टर एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 40 की बात करेंगे। यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इन्वायरमेंट स्टडीज का जो आपका चैप्टर चल रहा है और चैप्टर है आपका इसका साइंस, यानी कि हम बात करेंगे विज्ञान का चैप्टर चल रहा है। और आज हम साइंस और विज्ञान के चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न करने वाले हैं। और आपको पता है 30 प्रश्न आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं और 30 में से आपको पता है कि 5 से 6 प्रश्न आपके विज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर, यह क्लास, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज हम 40 प्रैक्टिस सेट अटेंड करने जा रहे हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन किया है। तो आप लगभग लगा सकते हैं कितने, लगभग हमारा जो मकसद था कि 1000 प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट करना, तो वो जल्द ही करेंगे। और अदर आपके जो सब्जेक्ट हैं या अदर आपकी क्लासेज हैं वो भी आप लोग ज्वाइन कर कर देख सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। जो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश हर जर्मों के किया जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों को किया जाता है, या दुर्बल जर्मों को किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के प्रति जो है टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का समावेशन किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? जीवित प्रतिरक्षियों की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब, आंसर, उत्तर क्या होगा कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटी अमीबिया, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, कौन सा कहलाता है? वह एंट एमीबा की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम 24 घंटे तक केवल उबले पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके उपरांत एल्यूमिनियम जल, डेक्सट्रोज जल, पतला अरारोट तथा बल्ली का सेवन करना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में पेशाब को, या इसके लिए 24 घंटे में कम से कम 2 पॉइंट पानी पिलाना चाहिए। किसके लिए? पेचिश रोग के उत्तरदायी पेचिश रोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अन्य उपचार क्या होता है? अमीबा पेचिश के समान ही होता है। पानी पिलाने से आपका पेचिश क्या होता है? कम होता है। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट पानी पिलाना चाहिए 24 घंटे में कम से कम। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से होता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट के माध्यम से अपना अपना आंसर, अपना अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। तो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। किसकी बात कर रहे हैं? नेत्र गोलक के छोटा होने से यह बीमारी होती है। चौथा प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? केला में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, या सेब में? तो बहुत ही जानते हैं, नॉर्मल प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो सबसे अधिक आयरन जो है किस में पाया जाता है? आयरन या Fe की बात कर रहे हैं, वह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। जी हाँ, हर एक भाई बहन गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है सभी प्यारे मित्रों का जिनका सपना है गवर्नमेंट अध्यापक, अध्यापिका बनना, टीचर बनना। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? आमतौर पर देखते होंगे ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। किसके कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है कि मसूड़ों में रक्त आ जाता है, फिर रक्त आ जाता है तो दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी के कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण, और विटामिन डी के कमी के कारण। और ए बी सी डी ई के और विटामिन ए डी ई के जो एटक होता है वह किस में विलय होता है? सभी को कमेंट करके बताना है। और विटामिन बी और सी किस में विलय होता है, ये कमेंट करके आपको बताना है।
तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं आपके? हम विटामिन सी की बात कर रहे हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि हर तरह के सिट्रस फल में जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाले जो रोग हैं, पहला होता है स्कर्वी, जिसमें शरीर में थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। छठवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मध्य विटामिन होगी? कैरोटीन, इंसुलिन, रिवलोफिन या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपको चूज करके बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सी मध्य विटामिन है। तो सभी लोग जानते हैं हम बात कर रहे हैं रिवलोफिन की बात कर रहे हैं। और सभी को फ्री और नोट्स मिलेगा, और कहाँ पर मिलेगा हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। हर एक क्वेश्चन अटेंड कीजिए, सभी को फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल मिलने वाली है। जी हाँ, ये सारा पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाला है, जो मेरे द्वारा नहीं, जायसवाल सर के द्वारा स्वयं क्रिएट हुआ है। एडिटिंग स्वयं की जाती है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग या गलती होने की चांसेज बहुत ही नाम मात्र को आप मिलेगा। नाम मात्र का जिसे कहते हैं, कभी हो सकता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, लौह का उपयोग, रक्ताल्पता को रोकना या जीवाणु को नष्ट करना। आपके हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग अर्थात ऊतक को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसको करता है? शेष भाग या ऊतक को करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। और आपके स्तनपाइयों में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में शुष्क भाग करीब 97% और कुल भाग पानी सहित 35% प्रोटीन से बना होता है। ये आपको ध्यान देना है। बहुत ही डीपली बातें हैं, गहराई की बातें हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है। आठवां प्रश्न यह है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? रक्तदाब घट जाएगा, बदलता रहता है, उतना ही रहता है या बढ़ जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जायसवाल आप सभी का नमन करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। शिक्षा सर्वोपरि होता है, इसलिए कहते हैं शिक्षा ही प्रकाश है। तो जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है सामान्यतः उसका रक्तदाब, भैया व्यक्ति जब वृद्ध हो जाएगा तो रक्तदाब क्या होता है? कमता है, घट जाता है, क्योंकि धमनियाँ और शिराएं, प्लेट भी कम होती है, ब्लड भी कम होता है। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति में क्या होती हैं? कोशिकाएं जो है धीरे धीरे कम हो जाती हैं, जीवित कोशिकाओं की संख्या घटने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाएगा। नौवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? वृक्क यानी किडनी। अगर मान लीजिए हमारे और आपके शरीर की बॉडी की वृक्क जो किडनी है वह कार्य करना अगर बंद कर दे तो हमारे बॉडी या शरीर में कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा जमा होता है, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है, रक्त में शर्करा जमा होती है, या शरीर में प्रोटीन जमा होता है। देखिए, जब भी वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वह जमा होने लगता है। 10वां प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रेनलिन से या इंसुलिन से बनता है? सभी कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, ये मत समझिए किसी और का है, ये आपका यूट्यूब चैनल है, आपका परिवार है। बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए और सपने को साकार कीजिए। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से बनता है। किससे बनता है? तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। ब्लड रिलेशन से प्रश्न आपको वर्ग 1-2 में पूछा गया है। ठीक है, मिडिल क्लास और हायर सेकेंडरी में भी पूछा जाता है, तो प्राइमरी लेवल में भी चांसेज हैं आपके एग्जाम पे आने की। इस टाइप के प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखिए, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है तो दूसरे का क्या है? ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग, देखिए संभावित पूछा गया है, और डिटेल के साथ कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिटेल के साथ भी बता देंगे। तो रुधिर वर्ग जो अगर ए बी है
किसी एक का और दूसरे का O है, तो संभावित जो रुधिर वर्ग होगा वह क्या होगा, बच्चा जो होगा या A होगा या B होगा, ये आपको ध्यान देना है। 12वां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा ग्रंथि का नाम बताइए। जी हाँ, ऐसा ग्रंथि का नाम जो इंसुलिन के निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशय, पीनियल, थाइमस या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही चूज कर रहे हैं। जी हाँ, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वह इंसुलिन के निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है। 13वां प्रश्न दिया गया है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। टोटल 20 प्रश्न करेंगे। 20 में से आपका स्कोर कितना है, 15 प्लस है, 12 प्लस है या 20 ऑफ 20 है। जी हाँ, सभी कमेंट के माध्यम से फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें। किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है, सभी लोग बताइएगा। ऐसी कोशिका से बताइए जिससे इंसुलिन स्त्रावित होता हो। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या बात कर रहे हैं डेल्टा कोशिका की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोशिका या ऐसी कोशिका जिसके इंसुलिन स्त्रावित होता है वह हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑप्शन नंबर बीटा कोशिका की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी एग्जाम में होता है आप लोग टेस्ट में क्या देते होंगे, अल्फा, बीटा या गामा देते होंगे, देते हैं कि नहीं देते हैं। इसी प्रकार आपका इसमें भी होता है कि कोशिका के या कोशिका से, किस कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावित होता है, तो बीटा जो कोशिका होती है इससे इंसुलिन जो है स्त्रावित होता है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन या आरएनए की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, इनमें से बताइए कौन सा एक हार्मोन है। इन्वर्टेज हो गया आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन हो गया, आरएनए हो गया। हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन, पिछले प्रैक्टिस सेट में बात किया और इस प्रैक्टिस सेट में, इस सेशन, इस क्लास में भी हमने बात किया था। ये प्रश्न आया है, हार्मोन की बात करेंगे। ठीक है, पिछला जो प्रैक्टिस सेट था इसको उल्टा पूछा गया था। इंसुलिन एक क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन पूछा गया था और यहाँ पर पूछा एक हार्मोन है तो इंसुलिन एक हार्मोन आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये तीनों चीज़ें एक, अगर हार्मोन आ जाए, ग्रंथिरस आ जाए या अंतःस्रावी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। क्या क्या करता है, सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन नियंत्रण करता है। कौन, हार्मोन, ग्रंथिरस या अंतःस्रावित जटिल कार्बनिक पदार्थ, और यह कोशिका तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। 15वां प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की कार्य करती है। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। हमारे बॉडी और शरीर की ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। 4 बेहतरीन ऑप्शन है। वह आपकी अग्नाशय है, ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है या यकृत ग्रंथि है। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, आज के सेशन की बात कर रहे हैं। ये ऐसी तैयारी दोस्तों है आपकी टीटी एग्जाम की तो है, अगर अदर आप एग्जाम भी दे रहे हैं तो इसके लिए भी प्रिपरेशन आपको बेहतरीन तैयारी हो रही है, क्योंकि एनसीईआरटी की फुल प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी के फुल प्रिपरेशन, आपका शॉर्टेज प्रिपरेशन नहीं हम करते हैं, फुल प्रिपरेशन करते हैं। पूरी तरह से तैयारी, एक एक कंसेप्ट को लेके चलते हैं। वह हमारा अग्नाशय की बात करेंगे। मानव शरीर यानी हमारे और आप में ऐसी ग्रंथि जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है वह अग्नाशय कहलाती है। 16वां प्रश्न दिया गया है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। अधिवृक्क, पीतपिंड, थाइमस या आबुट की बात करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स है, बेहतरीन कमेंट कीजिए, बेफिक्र कमेंट कीजिए। तो रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, जो हमारा अधिवृक्क होता है यह रक्त दाब का नियंत्रण करता है। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। और किसी व्यक्ति का रक्तचाप या सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। 17वां प्रश्न है
कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या बात कर रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। जीवन रक्षक हार्मोन, जी हाँ, जड़ी बूटी जिसे कहते हैं, जीवनी बूटी कह सकते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या इनमें से कोई नहीं। बेहतरीन लाजवाब आपके प्रश्न स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, वह हम बात करेंगे एड्रिनल। किसकी बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, एड्रिनल की बात कर रहे हैं। जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है आपके एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। 18वां प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, इंसुलिन, एड्रिनल, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन की बात करेंगे। और मैंने बताया था फ्री में आपको नोट्स PDF फाइल मिलने वाला है, तो आज ही टेलीग्राम इंस्टॉल करें, टेलीग्राम चैनल में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। सारे PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में शिक्षा का परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है, ठीक है। और जितने भी अभी तक क्लासेज हुए सभी के PDF फाइल आपको मिलती रहेंगी, वहाँ से आप ऑप्शन आएगा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे 2-3 प्रश्न, इनको भी इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, इंसुलिन, एड्रिनल, ऑक्सीटोसिन या हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन की बात करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो ऐसा हार्मोन जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, यह हम एड्रिनल की बात करेंगे। और भी दोस्तों, जो आपके RRB NTPC के एग्जाम हुआ था, इसमें प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। और आपके CTET में भी यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लड़ो उड़ो हार्मोन हमारा एड्रिनल हार्मोन कहलाता है। 19वां प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का। तो इंसुलिन एक प्रकार का नमक है, विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है। सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से कमेंट करके बताना है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा। और 20वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। देखिए पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने स्त्रीलिंग हार्मोन और पुरुष दोनों के लिए, फीमेल मेल दोनों को हम हार्मोन बता चुके हैं, आपको शायद पता होगा अगर डेली क्लासेज आप लोग देख पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन मिले, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट को आपको मिले। क्योंकि ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है, कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा तैयारी करना है। तो कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन, एंड्रोजन। तो सभी लोग जानते हैं जो आपका एस्ट्रोजन होता है यह स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है, बाकी आपके पुरुषलिंग हार्मोन कहलाते हैं। तो आज के 20 प्रश्नों में से आपका जवाब फीडबैक क्या है, 20 में से आपका जवाब 12+ आया है, 10+ आया है या 15+ आया है, या आपने 20 में से 20 नंबर हासिल किए। जैसे 20-20 देखना, क्रिकेट मैच देखना, जैसे 20 में 20 क्वेश्चन करना, फुल में फुल नंबर आना, वो अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। तो पढ़ते जाइए, अपने आप को प्रिपरेशन में बेहतर कीजिए, अपना आसपास साफ सफाई बनाए रखें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।